स्वागत करते हैं सिविल स्टडी क्लब के ज्योग्राफी सेक्शन में आपका। हम लोग इस समय वायुमंडल की संरचना को समझ रहे हैं और वायुमंडल की संरचना से संबंधित ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 छोटे छोटे वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप वायुमंडल की संरचना को समझना चाहते हैं तो उन सारे वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में आप देखिए। उन सारे वीडियोज़ पे नंबर ऑलरेडी डले हुए हैं। अब हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वहां से आगे बढ़ना है। लास्ट क्लास में हम लोग मध्य मंडल और मध्य सीमा तक की बात कर लिए थे। हमने बताया था कि मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और ये कमी मध्य सीमा के निचले भाग में -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब घटते घटते तापमान -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बाद मध्य सीमा में तापमान में अब एक स्थिरता होती है, एक स्टेबिलिटी होती है और धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है। तो जहां पर तापमान में फिर से वृद्धि शुरू हो जाती है वहीं पर मध्य सीमा को माना जाता है। वही मध्य सीमा का दायरा है जिसको मेसोपॉज के नाम से जानते हैं। मेसोपॉज में एक टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय विलोमता की स्थिति पाई जाती है, देखी जाती है, जो हमने आपको कल बताया था। अब इसके बाद मध्य सीमा या मेसोपॉज के आगे इसके ऊपर तापमंडल और बहिर्मंडल है। इसको आयन मंडल और बहिर्मंडल भी कहते हैं। और आयन मंडल और बहिर्मंडल में ग्रेजुअली टेम्परेचर अब इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसी वजह से मध्य सीमा के ऊपर का जो वायुमंडल है इसे वास्तव में तापमंडल के नाम से जानते हैं। तापमंडल या थर्मोस्फेयर। कुछ किताबों में आयन मंडल को ही सिर्फ तापमंडल लिखा है, बट बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे सविंद्र सिंह सर की किताब में भी बहुत जगहों पर तापमंडल में 2 मंडल माने जाते हैं। तापमंडल में 2 उपमंडल हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हम लोग तापमंडल के अंतर्गत ही आयन मंडल और बहिर्मंडल को स्वीकार करके चलेंगे। आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो सूर्य से लगातार निकलते रहते हैं और हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आकर के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो विद्युत आवेशित कण धरातल तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि यहीं पर वो संग्रहित हो जाते हैं, यहीं पे ट्रैप कर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इस रीजन में विद्युत आवेशित कणों की विद्यमानता है, बहुत अधिक विद्युत आवेशित कण यहाँ पे संग्रहित है। इसीलिए इसको आयन मंडल या आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विद्युत आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इसके ऊपर ये बाह्य वायुमंडल है, बहिर्मंडल या बाह्य वायुमंडल है, और इसी बाह्य वायुमंडल में हमारी पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय मंडल पाया जाता है। तो चुंबकीय मंडल, और इसी में चुंबकीय मंडल की वजह से वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट का निर्माण होता है। तो इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल जो डिस्कशन होगा वो आयन मंडल, बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल को लेकर के होगा। चलिए, तो हम अब बात करते हैं यहां पर तापमंडल के बारे में। जैसा कि आपको बताया कि मध्य सीमा के ऊपर तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि का कारण क्या है? तो सूर्य से आने वाले जो विद्युत आवेशित कण हैं उन्हीं की उपस्थिति के कारण यहां पर तापमान में तीव्रता से तापमान में वृद्धि दिखी जाती है और तापमान बढ़ते बढ़ते 4500 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है, इस ऊंचाई पर आकर के, मतलब 80 किलोमीटर के ऊपर जाकर के अगर देखा जाए तो वायुमंडल की सघनता बहुत कम रह जाती है, गैसों की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, रेयरेस्ट कंडीशन होती है। अब जब रेयरेस्ट कंडीशन है तो वो जो हीट आ रहा है, जो आवेशित कणों की वजह से तापमान होना चाहिए, वो तापमान को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई चीज है नहीं, कोई तत्व नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। और जब तक हीट का अवशोषण नहीं होगा तब तक वो हीट हमें महसूस नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से यहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डायरेक्ट फील नहीं होता है हमें, बट तापमान है, इसीलिए इसको तापमंडल के नाम से जाना जाता है। तापमान का कारण क्या है ये हम समझ चुके हैं कि विद्युत आवेशित कण जो है यही तापमान के कारण होते हैं। अब यहां पर ये जो तापमंडल है ये 2 उपमंडलों में विभाजित है, जिसमें पहला है आयनोस्फीयर। फर्स्ट वन इज आयनोस्फीयर, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था, पीछे चित्र में भी। और सेकंड वन इज एक्सोस्फीयर, अर्थात बहिर्मंडल। आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसा कि आयन मंडल, इसके नाम से स्पष्ट है कि आयन मंडल का मतलब होता है ऐसा जोन जहां पर आयंस पाए जाते हो। आयन क्या है? सूर्य से आने वाले विद्युत आवेशित कण, इन्हीं को आयन कहते हैं और इन्हीं के संग्रहण के कारण ही
इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हमारी पृथ्वी जो है ये एक मैग्नेटिक बार के रूप में काम करती है। जैसे मैग्नेटिक बार होता है, इसी तरह से एक मैग्नेटिक बार के रूप में हमारी पृथ्वी काम करती है। और हमारी पृथ्वी का जो कोर है, इस कोर में, हमारे पृथ्वी के कोर में जो आयरन है, जो लोहा है, वो पिघला हुआ है। और पिघला हुआ जो आयरन है उसमें संवहन तरंगें चलती रहती हैं। और संवहन तरंगों के चलने की वजह से आउटर कोर में, पृथ्वी के बाह्य कोर में संवहन तरंगों के चलने के कारण, यहां से इन संवहन तरंगों के चलने के कारण अत्यधिक विद्युत आवेशित, अत्यधिक चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। और इसी वजह से हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है या चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बनने का कारण क्या है? मैंने बताया कि हमारे पृथ्वी के कोर में जो पिघला हुआ लोहा है, उस पिघले हुए लोहे में, उस पिघले हुए आयरन में, मोल्टेन आयरन में कन्वेक्टिव करंट चलती हैं, संवहन धाराएं चलती हैं। और उन्हीं में संवहन धाराओं की वजह से जो फ्रिक्शन होता है कणों में, तो इससे चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। और उन्हीं चुंबकीय तरंगों की वजह से हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारी पृथ्वी का, जो हमारी धरती के चारों तरफ हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विद्यमान है। ये बहिर्मंडल में, आउटर एटमॉस्फेयर में ये चुंबकीय मंडल पाया जाता है। सूर्य से आने वाले जो विद्युत आवेशित कण हैं, वो इस चुंबकीय मंडल को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या ये कहें आयन मंडल तक तो आते हैं, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है लगभग वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो ट्रैप कर जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके नीचे नहीं आ पाते वो आयनित कण। और नीचे न आने की वजह से ही हम पृथ्वी के ऊपर, धरातल पर सुरक्षित बने हुए हैं। इस पृथ्वी पर हम सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि हमारी धरती का ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसको कलर इसका चेंज कर देता हूं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र है हमारा ये। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हम यहां पर सुरक्षित बचे हुए हैं। तो पृथ्वी का कोर जो है वो हमें एक सुरक्षा दे रहा है, इनडायरेक्ट एक प्रोटेक्शन दे रहा है। सूर्य से आने वाले आयनित कणों से हमें सुरक्षित कर रहा है। अब सूर्य से जो आयनित कण आते हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस तो नहीं कर पाते, इसके ऊपर ही ऐसे ट्रैप कर जाते हैं, यहां पर संग्रहित हो जाते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है, इसी ऊंचाई पर इस क्षेत्र को, या इस ऊंचाई वाले वायुमंडल को, या इस अल्टीट्यूड पर वायुमंडल के इस भाग को हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों आयन मंडल कहा? क्योंकि यहां पर सूर्य से आने वाले विद्युत आवेशित कण, जिन्हें आयन कहा जाता है, वो आयन यहां पर विद्यमान है, यहां पे संग्रहित है वो। इसी वजह से इस भाग को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आयन मंडल का नाम आयन मंडल क्यों पड़ा, ये तो हम समझ गए। दो बातें हैं गौर करने वाली, कि सूर्य से लगातार विद्युत आवेशित कण सोलर विंड्स के रूप में वो वहां से प्रसारित होते रहते हैं, ग्रहों तक पहुंचते हैं, हमारी धरती की तरफ भी आते हैं। हमारी पृथ्वी का जो कोर है वो पिघला हुआ है, पिघले हुए कोर में संवहन तरंगें चलती हैं, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है इन विद्युत आवेशित कणों से। क्योंकि अगर ये विद्युत आवेशित कण, ये आयन्स अगर हमारी धरती तक पहुंचे तो हम इसे टॉलरेट नहीं कर सकते, इस गर्मी को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इस रेडिएशन को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, बल्कि मिनटों में सब कुछ जल के खाक होने लगेगा। लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारा एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत मजबूत एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, जो कि हमारी धरती के कोर के, आउटर कोर के पिघले होने की वजह से निर्मित हुआ है। अब ये आयन मंडल जहां पर आयन पाए जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी से जाने वाली जो रेडियो तरंगे हैं, उन रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट बैक करा देते हैं, वापस करा देते हैं। ठीक है, इनसे टकराती है रेडियो तरंगे, टकरा करके फिर से ये रिटर्न बैक कर जाती हैं, वापस चली जाती हैं, टकरा के रिटर्न कर जाती हैं, वापस चली जाती हैं। क्यों रिटर्न बैक कर जाती हैं, क्यों वापस चली जाती हैं? कारण इसका यही है क्योंकि जब हमारे पृथ्वी के धरातल से रेडियो तरंगें निकली, तो ये जो आयनित कण है ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं, और इन्हीं अनस्टेबल और अस्थिर कणों से टकरा के रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट बैक करके
धरातल पे आ जाती हैं, इसीलिए हम इतनी आसानी से FM, TV ये सब देख और सुन पाते हैं, ये सब देखना सुनना संभव हो पाता है। तो इस तरह से हमने आयन मंडल के बारे में समझा और इसकी एक विशेषता भी जाना कि रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करा देता है। एक और विशेष बात है, अब देखिए ध्रुवों की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरह से डाउन होता है, साउथ पोल पर भी, नॉर्थ पोल पर भी। अब इस वजह से ये जो आयनित कण है थोड़े नीचे की ओर आ जाते हैं, नीचे तक पहुंच जाते हैं, लगभग 80-90 किलोमीटर की हाइट तक चले आते हैं। अब इस हाइट पर आकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से उनका घर्षण होने लगता है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जब घर्षण होता है, और ऑक्सीजन का भी रोल होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जो घर्षण होता है उससे एक चमक पैदा होती है, और वो जो चमक पैदा होती है इसको हम अरोरा लाइट के नाम से जानते हैं, अरोरा लाइट्स, या इसको हम ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव प्रकाश, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्थ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस और साउथ पोल पर अरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। तो अरोरा लाइट्स जो है वो भी यहीं पर दिखाई देती हैं, इसी आयन मंडल के दायरे में ही वो अरोरा लाइट्स भी जनरेट होती हैं। तो इस तरह से एक कुछ इंट्रोडक्शन था, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि यहां पर बताया कि इस आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन हो जाता है। अब रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है, बल्कि इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं। इस मंडल से रेडियो तरंगे पुनः परावर्तित होकर पुनः धरातल पर आ जाती हैं, परावर्तित होकर पुनः धरातल पर आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ठीक है। अब ये जो रेडियो तरंगे हैं जो आयन मंडल से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और धरातल पे आ जाती हैं, इन रेडियो तरंगों की अलग अलग आवृत्ति होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे होती हैं वो अलग अलग ऊंचाई से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, अलग अलग हाइट से, अलग अलग ऊंचाई से वो धरातल पर वापस आती हैं। इसी वजह से इस आयन मंडल की अपनी कुछ निश्चित परतें बन जाती हैं। अलग अलग ऊंचाई से रेडियो तरंगों के रिफ्लेक्ट होने की वजह से, रेडियो तरंगों के रिफ्लेक्ट बैक करने की वजह से आयन मंडल में कुछ निश्चित परतें बन जाती हैं। ठीक है। और ये जो परतें होती हैं इसमें एक परत है जिसको हम डी परत के नाम से जानते हैं, यह है डी परत। ये जो डी परत है ये 80 से लगभग 99 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, इसका विस्तार है। और जो न्यून आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, लगभग 80 से 99 किलोमीटर के आसपास से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। लेकिन अगली परत है जिसे हम ई परत कहते हैं, और ये 99 से 130 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है, और यहां से मध्यम और उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं, मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगे परावर्तित होती हैं। यहां पर होता क्या है, इस ई परत के साथ के पास एक्चुअली केनली और हेविसाइड, केनली हेविसाइड ने इसके बारे में बताया था कि यहां पर जो आवेशित कण जो हैं इनके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिएक्शन होता है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ होने वाले रिएक्शन की वजह से इस परत का निर्माण होता है। और केनली हेविसाइड ने बताया था, इसी वजह से इसे केनली हेविसाइड परत के नाम से भी जाना जाता है। तो केनली हेविसाइड परत, इसे ई परत को केनली हेविसाइड परत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आवेशित जो कण होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ वो अपना रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन की वजह से मध्यम और उच्च आवृत्ति की तरंगे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। अब इसके बाद अगली परत है जिसे एफ परत के नाम से जानते हैं,
जो 130 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, इसे अपलिटन परत कहते हैं। अपलिटन लेयर, अपलिटन परत। और अपलिटन परत जो होती है, यहां से मध्यम और उच्च, यहां से भी मध्यम और उच्च, अधिकतर उच्च आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं वो यहां से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, अपलिटन परत से, एफ परत से। इसके बाद एक जी परत की भी बात की जाती है, लेकिन जी परत का जो दायरा है, इसकी जो विद्यमानता है, इसको लेकर के भी स्पष्टता नहीं है, क्लियर नहीं है सब कुछ कि ये परत है या नहीं है, इसका दायरा कहाँ तक है। बट एक अनुमान है कि एक जी परत भी होती है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये परत, इसका थोड़ा पता नहीं लगाया जा सका है, इसीलिए हम इसको अभी बहुत हाईलाइट नहीं करेंगे। हम एफ परत तक की बात करते हैं और ये मानते हैं कि एक जी परत भी होती है, बट उसका अभी दायरा और उसका विस्तार ये सब अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। अब ये आयनोस्फीयर की बात हुई। आयनोस्फीयर के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन भी हो जाता है, और इसी आयनोस्फीयर में ही ऑरोरा लाइट्स या ध्रुवीय प्रकाश भी देखे जाते हैं। ऑरोरा लाइट्स, इस पॉइंट को भी हम यहां नोट करेंगे कि आयन मंडल में ही ध्रुवीय प्रकाश, जिसको ऑरोरा लाइट कहते हैं, ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा लाइट, ऑरोरा लाइट्स की विद्यमानता होती है। ये जो ऑरोरा लाइट्स हैं, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ जो आयनित कण होते हैं, उनके फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ये ऑरोरा लाइट उत्पन्न होती है ध्रुवों पर। अगर आप इसके बारे में देखेंगे, नेट पे भी सर्च करेंगे, तो आपको ये लाइट देखने को मिलेगी। वो ग्रीन, ब्लू और का शेड लेते हुए बहुत खूबसूरत सा एक प्रकाश उत्पन्न होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ये पोल के आसपास दिखाई देता है बस। ये जो ऑरोरा लाइट्स हैं, इस पे जब हम नॉर्थ पोल की बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल पर इसको ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियलिस, या इसको उत्तरी ध्रुव प्रकाश कहते हैं, या इसे उत्तरी सुमेरु के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ या उत्तरी सुमेरु। और जब हम दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, साउथ पोल, तो दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद करने के लिए आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है, उसी से आप जोड़ सकते हैं कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी साउथ में है, क्योंकि दो है, एक ऑरोरा बोरियलिस है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस अगर साउथ पोल पर है या साउथ में है, तो डेफिनेटली जो ऑरोरा बोरियलिस होगा वो नॉर्थ में होगा। अब इसे हम दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ऑरोरा लाइट्स की भी बात की, जो कि आयन मंडल में देखी जाती है। अब इसके बाद हम बहिर्मंडल की बात करें। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, जिसको वायुमंडल भी कहते हैं। एक्सोस्फीयर के लिए कि अब सबसे बाहरी परत है, हम समझ सकते हैं सबसे बाहरी परत है, हमने डायग्राम में देखा भी है, 400 किलोमीटर के ऊपर इसका विस्तार है। और यहां पर हवा जो होती है बहुत विरल होती है, बहुत डेंसिटी कम हो जाती है। अब बढ़ती ऊंचाई के साथ इसमें भी तापमान बढ़ता जाता है, और लगभग यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, इससे भी कहीं ज़्यादा पहुंच जाता है। ये जो बहिर्मंडल है, यहीं पर वॉन एलन रेडिएशन पट्टी जो है ये पाई जाती है, वॉन एलन रेडिएशन पट्टी पाई जाती है। और इसी के ऊपरी भाग में हमारी पृथ्वी का चुंबकीय मंडल या मैग्नेटोस्फीयर पाया जाता है, मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय मंडल। अब इनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। ये बहिर्मंडल की बात है, आउटर स्पेस, आउटर हमारा एटमॉस्फेयर। बहिर्मंडल, जैसे कि हमने बताया कि इसके ऊपरी भाग में चुंबकीय मंडल विद्यमान है, वॉन एलन रेडिएशन पट्टी भी यहीं पर पाई जाती है। वॉन एलन रेडिएशन पट्टी जो होती है, ये हमारी पृथ्वी के
मैग्नेटोस्फीयर की वजह से, हमारे पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में सूर्य से आने वाले आयनित कणों के ट्रैप होने की वजह से, फंस जाने की वजह से ये रेडिएशन पट्टी का निर्माण होता है। और जब कोई स्पेस शटल वगैरह जाता है, कोई रॉकेट्स अगर हम दूसरे ग्रह पर या प्लेनेट पे भेजते हैं या चंद्रमा पे भेजते हैं, तो इस दायरे को क्रॉस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से वहाँ संपर्क डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वॉन एलन रेडिएशन पट्टी जो है, यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे वायुमंडल में, चुंबकीय मंडल में पाया जाता है, बहिर्वायुमंडल में कह सकते हैं कि पाया जाता है। इसके बारे में हम आगे और बात करते हैं। बाह्य वायुमंडल क्या है? देखिए, बाह्य वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो हमारा बहिर्मंडल, एग्जोस्फीयर, और हमारा चुंबकीय मंडल। बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल, इन दोनों को मिलाकर के बाह्य वायुमंडल या आउटर एटमॉस्फेयर का निर्माण होगा। तो इसमें बहिर्मंडल है, चुंबकीय मंडल है। याद रखना, बाह्य वायुमंडल में आयन मंडल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो आयनोस्फीयर है वो बाह्य वायुमंडल में नहीं है, लेकिन बाह्य वायुमंडल में बहिर्मंडल, एग्जोस्फीयर और मैग्नेटोस्फीयर, इन दोनों को माना जाता है। मैग्नेटोस्फीयर, एग्जोस्फीयर। अब इसके बाद मैग्नेटोस्फीयर और एग्जोस्फीयर के बारे में कुछ बात। एग्जोस्फीयर के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। मैग्नेटोस्फीयर के बारे में कुछ बात, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता दिए, फिर से हम देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी एक चुंबकीय बार के रूप में काम करती है। हमारे पृथ्वी के कोर के आउटर कोर में पिघले हुए आयरन की वजह से संवहन तरंगें जो चलती हैं, कणों के बीच में जो घर्षण होता है, उसी की वजह से चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। और इन चुंबकीय तरंगों के उत्पन्न होने की वजह से ही हमारी पृथ्वी का चुंबकीय मंडल जो है वो निर्मित होता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी का चुंबकीय मंडल ऐसे निर्मित होता है। इस तरह से कुछ निर्मित होता है हमारे पृथ्वी का चुंबकीय मंडल। और यही जो चुंबकीय मंडल है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी पृथ्वी का है, इसी को हम चुंबकीय मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि एग्जोस्फीयर में और उसके भी ऊपर, बाह्य वायुमंडल में है ये, मतलब एग्जोस्फीयर और उसके भी ऊपर है, जिसको हम चुंबकीय, मतलब एग्जोस्फीयर के भी ऊपर है ये। एग्जोस्फीयर में तो है ही, उसके ऊपर तक इसका विस्तार है। तो इस तरह से हमने मैग्नेटोस्फीयर की बात की। अब ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, जिससे सूर्य है। अब सूर्य से लगातार जो सोलर विंड्स निकलती हैं, तो सोलर विंड्स जो आ करके हमारी पृथ्वी तक जब पहुंचती हैं, तो हमारी धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय जो क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र से वो टकराती हैं और इसी में ट्रैप कर जाती हैं, और ट्रैप करके वो हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि आगे बढ़ जाती हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन वाला इलाका होता है, जहां पे दिन होता है, अब दिन कहां होगा? जो सूर्य के सामने है, यहां पर दिन होगा, क्योंकि इधर सन है, ये सन है, यहां से सोलर विंड्स निकल रही है। तो दिन वाले क्षेत्र में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक तरह से कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा कंप्रेस हो जाता है इस तरह से, जब इस पे सोलर विंड्स टकराती हैं तो। और इसके बाद सोलर विंड्स आगे बढ़ जाती हैं, और जो रात वाला भाग होता है, जहां पे जो सूर्य के दूसरी ओर है, जहां रात है, वहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक टेल सी बन जाती है, एक पूंछ सी ऐसे बन जाती है, मतलब ये आगे तक बढ़ जाती है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, इसकी टेल पाई जाती है। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्फीयर जो है, चुंबकीय मंडल जो है, ये सूर्य की ओर वाला जो भाग होता है, वहां पर ये कंप्रेस होकर के सर्कुलर हो जाता है, और सूर्य के विमुख जिधर रात है धरती पर, वहां पर ये एक टेल की नुमा आगे ऐसे बढ़ जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कुछ इस तरह बनता है, और सोलर विंड्स ऐसे जाके टकरा के आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटोस्फीयर है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में ही सूर्य से आने वाले आयनित कण जो होते हैं वो ट्रैप कर जाते हैं, और इनके ट्रैप करने की वजह से, इनके फंस जाने के कारण इस तरह से रेडिएशन बेल्ट का निर्माण होता है, जहां पे बहुत हाई रेडिएशन देखा जाता है। और ये जो रेडिएशन बेल्ट है, इसी को वॉन एलन, सबसे पहले उन्होंने बताया, इन्हीं के नाम पे नाम रखा, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट बेसिकली दो भाग में पाई जाती है, इसके दो पार्ट हैं।
एक लगभग 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और दूसरा जो है वो लगभग 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है पर है। इस तरह से इसकी दो पट्टियां बनती हैं, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की दो इस तरह लेयर, दो पट्टियां इस तरह से बन जाती हैं। अब यहां पर ये दो पट्टियां बन गई, एक लगभग 3000 किलोमीटर, एक है। अब इन्हीं को वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, दोनों को वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। इसके बारे में एक दो चीज आप और ध्यान से समझिए कि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है ये वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर सघन और विस्तृत होती है। सॉरी, ध्रुवों पर ये कमजोर या अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। और अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर यह सघन होती है, भूमध्य रेखा पर यह सघन होती है और विस्तृत होती है, सघन और विस्तृत होती है। तो इस तरह से वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में हमने समझा। इसकी ऊंचाई की जहां तक हमने बात की कि इसके दो भाग होते हैं, ये 3000 किलोमीटर और लगभग 15,000 किलोमीटर पर यह पाई जाती है। 15,000 से भी ऊपर तक पाई जाती है, 25,000 किलोमीटर तक चली जाती है, 15 से 25,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट है जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था, ये वायुमंडल की संरचना से संबंधित टॉपिक ये हमने कवर कर लिया। और यहाँ पर ये 4 छोटी छोटी वीडियोस की एक श्रृंखला थी जिसमें हमने पूरे वायुमंडल की संरचना को और उससे पहले वायुमंडल के संगठन को हमने बहुत ही डिटेल में और अच्छे से हमने कवर किया है। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं, इन चीज़ों को नोट कर लेते हैं और इसके बारे में अगर आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, जिन चीज़ों को हमने समझाया है, जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझाया है, उस सारी चीज़ों को अगर आप लिंक करके समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर सकें। आप हर एक प्रश्न की उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अब हम लोग आगे के टॉपिक को समझेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। थैंक यू सो मच।